हे गाइस, तो आज अपन बात करेंगे कि मेंस के लिए आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। ठीक है। और आज अपन टॉपिक लेंगे आर्ट सभ्यता। ठीक है। तो यदि आर्ट सभ्यता के बारे में मेंस में कुछ पूछा जाता है, तो किसी भी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो आज अपन आर्ट सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आर्ट सभ्यता के बारे में, तो किसी भी सभ्यता के बारे में जब जानेंगे तो चार टॉपिक अपने, चार बिंदु कॉमन रहेंगे। एक तो सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, वह उसके उपकेंद्र क्या थे, कौन कौन से थे, जो सब टाउन थे उसके बारे में बात करेंगे। एक तो थोड़ा बहुत विस्तार लिखेंगे और उसके उपकेंद्र के बारे में बात करेंगे। फिर उस सभ्यता का स्वरूप कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। और फिर वहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। और फिर किसी सभ्यता की कोई विशेष पहचान है, उस विशेष पहचान को उजागर करेंगे, विशेष पहचान को। ठीक है। इस तरीके से कोई भी सभ्यता का क्वेश्चन हैंडल करना है। ये फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यदि क्वेश्चन 2 नंबर का आए तो आपको उस हिसाब से इसको सॉर्ट करना है। यदि वही 5 नंबर का आए तो इसका विस्तार थोड़ा और बढ़ा देना है, इसके अंदर थोड़े और तथ्य बढ़ा देने हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो पूरा संपूर्ण रूप से आपको विस्तार लिखना है। अब बात करते हैं आज अपन आर्ट सभ्यता को, कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो आहड़ सभ्यता। ठीक है। तो इसका विस्तार और जो भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है इसके बारे में बात करेंगे और उपकेंद्र के बारे में। ये आपका फॉर्मेट रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन की डायरेक्शन को सही दिशा में लेके जाओ। ठीक है। तो अब आर्ट सभ्यता के जो प्रमुख विस्तार था वो बनास व बेडस नदी बेसिन थी। ठीक है। इस दो नदी के जो बेसिन था इसके अंदर ही इसका विस्तार था। भौगोलिक रूप से इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका उदयपुर। गौण केंद्र के रूप में इसका विस्तार भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ तक था। ठीक है। इस तरीके से आपने अब इसका विस्तार लिखा। अब उसके उपकेंद्र के रूप में ये सभ्यता, इसके उपकेंद्र के रूप में गिलोंड, ओझियाना, बालाथल और गिलोंड, ओजियाना, बालाथल और लाछुरा इसके प्रमुख सब टाउन थे। ठीक है। या इन केंद्रों तक इसका विस्तार था। ठीक है। इस तरह के आपकी ये इंट्रोडक्टरी हो गई। अब इसका आपको स्वरूप बताना है। आपने इसका स्वरूप बता दिया। आर्ट सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण ताम्रकालीन। ठीक है। इस तरीके से आपने इसका स्वरूप भी बता दिया और साथ साथ में समय कालावधि भी बता दी। क्या बताया कि जो ग्रामीण थी कब की, ताम्रकालीन की ग्रामीण। ठीक है। तो आपने बहुत शॉर्ट रूप में आपने इसको स्वरूप को बता के आगे चल दिए। ठीक है। तो स्वरूप बता दिया आपने। अब लोगों की बात करते हैं। लोगों की कोई विशेष, यहाँ की लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। तो आर्ट सभ्यता लोगों की जीवन शैली। तो सबसे पहले जीवन शैली में इनका व्यवसाय क्या था, प्रमुख कार्य, जो प्रमुख कार्य था उसके बारे में बताएंगे। तो ये लोग अन्यत्रवासी थे। ठीक है। ये यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, ये
बाहर से आए हुए लोग थे और इन्होंने यहाँ पे जो प्रमुख कार्य अपनाया वो था तांबे के उपकरण उपकरण को निर्मित करना व निर्यात करना। ठीक है, प्रमुख कार्य यहाँ का तांबे के उपकरणों को निर्मित करना। अब गौण कार्य के रूप में आप यहाँ लिखोगे कि भाई यहाँ उस टाइम में पाषाण काल के बाद भी जो भी सभ्यताएं थी ये ताम्रकालीन थी, ताम्रयुगीन थी, तो ये कृषि से परिचित थे। तो कृषि, पशुपालन और विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार आप लिखोगे तो उसमें आपको थोड़े प्रमाण देने हैं कि यहाँ पे यूनानी मुद्राएं मिली है और यूनानी मुद्राओं के साथ में यहाँ मोहरें मिली है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे विकसित रूप से विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की ये लोगों की जीवन शैली के बारे में आपने लिख दिया। अब थोड़ा बहुत और लिखोगे तो ये लोगों का प्रमुख खाद्यान्न क्या था। ठीक है, तो यहाँ खाद्यान्न लिखोगे आप, चावल प्रमुख रूप से था और ज्वार का भी उपयोग भोजन के रूप में होता था। तो चावल प्रमुख था यहाँ पे, आपने ये लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद आप थोड़ा और बता सकते हो कि लोग यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, इस तरीके से आप 8 सभ्यताओं के लोगों की जीवन शैली के बारे में आप बता सकते हो कि वहाँ के लोग अन्यत्रवासी थे और उपकरणों को निर्मित करना व निर्यात करना। जब एग्जामिनर इस चीज़ को देखेगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये प्रमुख बात पहले लिख रहा है तो ठीक है, तो तुरंत वो नीचे की चीज़ें नहीं देखेगा। ठीक है, आपने मेन बात पहले लिखनी है। फिर अब शाकाहारी और मांसाहारी ये आप कॉमन चीज़ है, आप एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो लोगों के जीवन शैली के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब इसका भी आपको एग्जामिनर को प्रमाण देना है। तो कि यहाँ जो खनन के अंदर जो घरेलू चूल्हे थे वहाँ पे जो पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, तो इसलिए ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इस तरह से आप आगे बढ़ जाओगे और अब आपका लास्ट पॉइंट रहा है आर्य सभ्यता का। लास्ट पॉइंट आपका रहा इस सभ्यता की कोई विशेष पहचान। तो विशेष पहचान क्या थी इसकी? तो यहाँ पे विशेष पहचान थी कि काले व लाल रंग के मर्दभांड थे। यहाँ पे जो मर्दभांड मिले हैं उनका रंग काला व लाल रंग था। अभी इसके जो सब टाउन होंगे उनमें भी जो प्रमुख कलर होगा वो लाल व काला होगा। ठीक है, तो ये इस सभ्यता का प्रमुख कलर था मर्दभांडों का। ठीक है, अब और कोई विशेष बात इसमें? तो हाँ, इन्होंने एक आविष्कार किया था चक्रकूप विधि का। ठीक है, तो आप इसका जो उपयोग था चक्रकूप विधि का, इसका उपयोग ये लोग वैज्ञानिक ढंग से घरों से जल निकासी में करते थे। आपको मैं एक सेकंड में बता देता हूं कि ये चक्रकूप विधि क्या होती है। घर के बाहर में बड़ा सारा गड्ढा कर देते थे और उसके अंदर मटके पे मटका ऐसे जोड़ के रख देते थे। अब इसका कनेक्शन, घर निकासी के जल का कनेक्शन इसमें करते और फिर पानी धीरे धीरे रिस के धरती के अंदर चला जाता था। यह है चक्रकूप विधि। तो ये इनका एक आविष्कार भी था। तो ये दो चीज़ें इसकी पहचान हो गई। एक तो इन्होंने चक्रकूप विधि का प्रयोग किया, चक्रकूप विधि को उसका आविष्कार किया। और दूसरी पहचान है कि यहाँ पे विशिष्ट पहचान ये है कि काले व लाल रंग के मर्दभांड सिर्फ यहीं इसी सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ पीटी के हिसाब से तथ्य तैयार करते हैं अन्य तथ्यों के अंदर।
तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो उत्खनन वैज्ञानिक आए थे और जिन्होंने खनन किया था, उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास सर। अक्षय कीर्ति व्यास जी आए थे यहाँ पे। और उसके बाद HD सांकड़िया, इन्होंने यहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, इस प्रकार ये और इसमें अन्य तथ्यों के अंदर आप इसके जो प्राचीन नाम हैं, जो पीटी के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके प्राचीन नाम हैं, प्राचीन नाम, तो एक तो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, ये याद रखना है। और 10वीं शताब्दी में इसको आघातपुर, इस सभ्यता को बोलते थे आघातपुर, ये बोला जाता था 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, आघातपुर। और जो स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है वो है धौलकोट। ठीक है, एक धूल का टीला था, उसको पंडित जी ने नाम दे दिया धौलकोट। तो जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम वो है धौलकोट। अब मॉडर्न नाम क्या है? अभी इसको, इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मॉडर्न नाम बनासियन सभ्यता या बनासियन संस्कृति। ठीक है, और यहाँ की जो लोक कला माना है वो बनासियन बुल की आकृति को, बनासियन बुल की आकृति जो मिली है उसको लोक कला के रूप में मान्यता मिली है कि यहाँ आर्य सभ्यता की लोक कला बनासियन बुल की आकृति है। ठीक है, तो ये जो अन्य तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य, ये आपको पीटी के हिसाब से आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि बनासियन सभ्यता के बारे में टिप्पणी करो, तो भी आप आर्य सभ्यता के बारे में ही बताओगे। ताम्रवर्ती नगरी यदि शॉर्ट नोट में आ जाए तब भी आपको आर्य सभ्यता के बारे में बताना है। आघातपुर आ जाए तब भी आपको आर्य सभ्यता के बारे में बताना है। धौलकोट आ जाए तब भी आपको आर्य सभ्यता के बारे में ही इन 4 पॉइंट को बताना है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ा, इसका विस्तार पढ़ लिया, इसका स्वरूप पढ़ लिया, लोगों की जीवन शैली पढ़ ली और विशेष पहचान पढ़ ली। इस तरह से आर्य सभ्यता कंप्लीट होती है। थैंक यू।